it's Niguni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, आज की वीडियो है अगेन अ वन शॉट वीडियो ऑफ जियोग्राफी। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 7 दैट इज वाटर रिसोर्सेज। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है बिकॉज ये मोस्टली अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे और जो चीज़ जब समझ आ जाए तो इट इज़ हेल्पफुल और बहुत इजीली आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्स यू जस्ट नीड अ रीड एंड यू आर गुड टू गो, राइट। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीडिंग से एंड आई रीड इट एंड आई टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो मेन चीज़ यहाँ पे दी हुई है दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर इज मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट इज इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चर की कंट्री है, सो वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्रीज। नंबर 3 इज वाटर इज यूज्ड एंड स्टोर्ड किसमें, रिजर्वॉयर्स में। रिजर्वॉयर्स में क्यों यूज करता है, रिजर्वॉयर्स क्या है, डैम्स के पीछे वाला पार्ट टू सप्लाई वाटर टू विलेजेस सिटीज, तो वहाँ पे वो स्टोर किया जाता है। देन ये ऑल्सो यूज हम करते हैं फॉर इरिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और नेविगेशन के लिए। फिर बात आ गई कि जो वाटर की डिमांड है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है रैपिडली क्योंकि पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है, लेकिन जबकि जो सप्लाई ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो सेम है। तो नीड ज़्यादा है पर सप्लाई सेम है जैसे पुरानी थी, राइट। अब इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.45% कवर करता है और होम 16% सरफेस एरिया को लेता है, ओके। एंड इज द होम ऑफ 16% वर्ल्ड सरफेस एरिया और 16% वर्ल्ड। ये यहाँ पे एक ना आप देखोगे, अभी मैंने रीड किया तभी मेरे को पता लगा कि बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है और गलत लिखी हुई है, तो यू हैव टू कट इट। पॉइंट क्या आएगा, इंडिया ऑक्युपाइज ओनली 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया एंड इट इज द होम ऑफ 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब 2.45 वर्ल्ड का सरफेस एरिया और सिर्फ 2.45 एरिया कवर करता है लेकिन 16% पॉपुलेशन कवर करता है, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस इंडिया हैज ओनली 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। मतलब कवर क्या कर रहा है, 2.45 कवर कर रहा है, 4% वाटर रिसोर्सेज एंड 16% पॉपुलेशन है। तो कितना वाटर के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आप समझ सकते हो। इवन दिस लिमिटेड सप्लाई कैन बी डिप्लीटेड, मतलब खराब की जा सकती है, कम हो सकती है क्योंकि एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन नहीं है, पोल्यूशन है, पुअर मैनेजमेंट है, इसकी वजह से ये भी डिप्लीट हो सकती है। जो 4% है वो भी डिप्लीट हो सकता है। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट हम बहुत सारा वाटर लेते हैं इन द वे लाइक शॉर्ट रेनी सीजन आता है, फिर बाकी पार्ट ऑफ ईयर में ये ड्राई रहता है। तो शॉर्ट जो वाटर है वो बहुत कम टाइम के लिए हमें पास आता है बिकॉज रेनी सीजन में आता है और रेनी सीजन काफ़ी कम है। बाकी पूरा साल जो हमारी कंट्री है वो सूखी होती है मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग कि वाटर बिल्कुल ही नहीं है, रिसीव नहीं करती, ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर दिस कंडीशन जहाँ पे रेनफॉल नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, वॉट द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई वो बैलेंस करनी पड़ेगी कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो। मतलब अगर डिमांड इंक्रीज होगी सप्लाई कम हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वैसे अब वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, 3 सोर्सेज है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड लगून्स एंड बैक वाटर, ठीक है। ये रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है सरफेस वाटर इन इंडिया। रेनफॉल जो बहुत ज़्यादा और बड़ा मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया है। फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, मतलब सिर्फ बारिश से ही अकेली, प्रेसिपिटेशन मतलब अकेली रेनफॉल नहीं होती, प्रेसिपिटेशन होती है ऑल टाइप्स ऑफ ड्यू, रेन, स्नो, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके एक वर्ड दिया गया है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन से ही इंडिया में 4000 किलोमीटर क्यूब, बिलियन क्यूबिक मीटर, BCM की अगर बात करें,
वाटर आता है। और गुड पार्ट ये है, मतलब इसका इतना बड़ा चंक, गुड पार्ट ऑफ इट मतलब बड़ा, इस इतने पार्ट का बड़ा चंक हम लूज कर देते हैं ड्यू टू प्रोसेसेस लाइक इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन से पानी उड़ जाता है तो हमारा बड़ा चंक ऑफ अमाउंट लूज हो गया। प्लांट ट्रांसपीरेशन, प्लांट्स ट्रांसपायर करते तो उससे पानी लूज कर रहे हैं हम लोग। और लार्ज पार्ट ऑफ वाटर जो है, इसमें से भी और पार्ट क्या है, परकोलेट्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में एब्सॉर्ब हो जाता है, पर्कुलेट कर जाता है, पानी के अंदर चला जाता है। और ये हमें कैसे मिलता है, इन द पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब सरफेस वाटर अवेलेबल है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स। ये इसकी डिफाइन आ गई, दैट surface water is available on the surface of earth in the form of rivers, lakes, ponds and canals। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं। हाउएवर जो रिवर्स है वो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ जो हमारी वाटर रहेगी, सरफेस वाटर की। और इंडिया बहुत ज़्यादा एक ब्लेस्ड कंट्री है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ मेजर, मीडियम, स्मॉल साइज की रिवर्स प्रेजेंट है। अब ऑन द मेजर रिवर्स, अगर हम बड़ी बड़ी रिवर्स की बात करें तो हमारे पास आ गई गंगा, आ गई ब्रह्मपुत्र, आ गई, और साथ साथ मेघना सिस्टम है हमारे पास, वो बिगेस्ट कैचमेंट एरिया है यहाँ पे। अब अबाउट 110 मिलियन हेक्टर्स से ये कवर्ड है। सो इंडिया के पास लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स है, मोस्ट गुड थिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, जैसे हिमालयन रिवर्स कौन सी होगी, जो हिमालय से ओरिजिनेट कर रही हैं, लाइक गंगा भी है, आती है, और लार्ज, बहुत लार्ज है, और वो स्नो से ओरिजिनेट करती है, स्नो में ओरिजिनेट करती है, हाई ऑल्टीट्यूड स्नो कवर्ड होते हैं, तो वहाँ से जब ओरिजिनेट करती है हिमालय रेंजेस के, तो क्या होता है, वो वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर को कैरी करती है, और थ्रू आउट द ईयर ऐसा होता है, और हम उन्हें कहते हैं पेरिनियल रिवर्स, मतलब द रिवर्स विच कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज पेरिनियल रिवर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम्स में। अब इन कंट्रास्ट कुछ पेनिनसुलर रिवर्स भी होती हैं। जो रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है वो सीजनल है, मतलब वहाँ पे सीजन्स के हिसाब से उनमें पानी आता है। तो दे कैरी नो और वेरी लिटिल वाटर इन ड्राई समर रीजन सीजन, लेकिन रेनी सीजन में वो भी वाटर से फिल्ड होती हैं। तो रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जबकि पेरिनियल रिवर्स क्या है, उसमें थ्रू आउट वाटर रहेगा, ठीक है। अगली बात आ जाती है ग्राउंड वाटर। हमने सबसे पहले पढ़ा सरफेस वाटर, नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर मिलेगा। तो इसकी डिफाइन क्या हो गई कि द अमाउंट ऑफ रेन वाटर दैट स्टीप्स इनटू द ग्राउंड, दैट पर्कुलेट्स इनटू द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर। मतलब जो रेन आई और वो रेन वाटर जब ग्राउंड के अंदर चला गया, सॉइल ने एब्जॉर्ब कर दिया और वो नीचे इकट्ठा हो गया ना ग्राउंड में, दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर, ठीक है। थ्रू द क्रैक्स एंड कर्व्स ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर, ये मैंने आपको बता दिया। अब ग्राउंड वाटर रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर सोर्सेज इन इंडिया को, और 400 किलोमीटर क्यूब की एनुअल यूटिलाइजेशन होती है फ्रॉम द ग्राउंड वाटर ओनली। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड वाटर की वो बहुत अनइवन है, इवन नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर है, कहीं पे बहुत कम ग्राउंड वाटर है। पंजाब मेनली, पंजाब में काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वो भी अब डिप्लीट होना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन द प्रेजेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर किस किन चीज़ों पे वो वेरी करती है, डिपेंड करती है, दैट इज सबसे पहले टोपोग्राफी, सब सरफेस, जियोलॉजी एंड प्रिवेलिंग क्लाइमेट, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। सब एरियाज जैसे कई कई एरियाज में एक्वेफायर्स लगे होते हैं, डीप एक्वेफायर्स के रूप में ग्राउंड वाटर हो जाता है, जबकि दूसरों में वो नियर आसपास के सर्फेसिस में एब्जॉर्ब रहता है। लोकेशन जहाँ पे एक्वेफायर होता है वो डिपेंड करता है कि रिचार्ज रेट को और इसकी ससेप्टिबिलिटी को
टू पोल्यूशन एंड ओवर यूज, ठीक है। तो जहाँ पे एक्विफायर के रूप में होगा वो इजीली हम यूज़ कर पाते हैं, तो वो पोल्यूट कई बारी पोल्यूट हो जाता है, कई बारी यू नो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो वो डिपेंड प्रॉब्लम आती है। इन जनरल माउंटेनस एंड हिली रीजन्स इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया do not allow adequate infiltration, and as a consequence groundwater is mostly limited in plains and other low lying areas। मतलब कि जनरली जो माउंटेनस और हिली एरिया है ऑफ एक नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया का, तो यहाँ पे ना इजीली वाटर जो है वो हम फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से मैं अलाउ नहीं करती एडिक्वेट इनफिल्ट्रेशन। फिल्टर हो जाता है इजीली बट इतना नहीं अलाउ होता, तो उससे क्या होता है कॉन्सिक्वेंस ग्राउंड वाटर जो प्लेन्स एरिया में और अदर लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे काफ़ी कम है, ठीक है। एंड पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में अगर हमने रिवर्स की बात की थी तो वहाँ पे वो सीजनल रिवर्स है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर की बात करें तो ये अंडरलाइन जियोलॉजी है जो इसकी वो लिमिट कर देती है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्वाफायर्स, कॉन्टिन्यूसली एक्वाफायर्स नहीं बनते, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब ओवरऑल यील्ड पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, कम है। कोस्टल रीजन्स जो हैं, कोस्टल रीजन्स मीन्स जो कोस्ट के पास है, जिनके आसपास काफ़ी सारे सीज रिवर्स लगते हैं, आर यूजली रिच इन ग्राउंड वाटर, मतलब वहाँ पे ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी आपको अच्छी खासी मिलेगी। एंड ओइंग द लार्ज एलुवियल ट्रेन, हमने एलुवियल सॉइल पढ़ी थी, मैंने एक वीडियो डाली थी द सॉइल्स वाले में, सॉइल चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 5 था आई गेस, तो वो चैप्टर की मैंने वन शॉट वीडियो डाली थी, उसमें हमने एलुवियल सॉइल के बारे में बात की थी, वही सॉइल के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है। नहीं, एलुवियल ट्रैक, एलुवियल सॉइल ना मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, और गैंगेटिक प्लेन की, मतलब गंगा वाले एरिया की, और लाइक ये ना 200 किलोमीटर से एक्सटेंड करती है सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और इसका बेस्ट पोटेंशियल है कि ये वाटर को होल्ड करके रख सकती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट क्वांटिटी में ग्राउंड वाटर हमें मिलता है। अब हाईली वेरिएबल नेचर है क्लाइमेट का, इससे क्या होता है जो ग्राउंड वाटर है वो पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है हमारे लिए फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक वाटर यूज, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है। तो वी आर बेसिकली पंजाब वाले रीजन में यहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है, तो इसलिए हम उससे ऑल्टरनेट कर जाते हैं, हम रिवर्स वगैरह यहाँ का पानी नहीं यूज़ करते, हम ग्राउंड वाटर यूज़ करने लग जाते हैं फॉर हाउस होल्ड पर्पसेज, इरीगेशन, कल्टिवेशन, एवरीथिंग, ठीक है। अब आ गया इन एडिशन टू एक्सेसिबल ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हम ले सकते हैं, उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है ना वो बहुत एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और मोस्टली एरिया में और रिलेटिवली एक सेफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग है, बिकॉज एक फिल्टर्ड पार्ट है, ग्राउंड वाटर हमेशा फिल्टर्ड होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और ये यू कैन ड्रिंक इट सेफली, जबकि अगर आप सी वाटर वगैरह देखोगे तो यू कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर बिकॉज दे आर हाई इन सोल्यूट्स, सॉल्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। और सेफ सोर्स है फॉर ड्रिंकिंग वाटर ऑफ इंडियंस, लाइक रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में आप इसे पी सकते हैं, इट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक। नंबर 3 हमने पहले पढ़ा सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। नंबर 3 इज लेगून्स एंड बैक वाटर, जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दैट वाज आर वाटर रिसोर्सेज, राइट। तो इसमें क्या है, लेगून्स एंड बैक वाटर्स में क्या है, इंडिया बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन से स्ट्रेच है, लाइक 3 yes, 3 sides of India is covered with seas, तो like Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal, तो कवर्ड है कोस्ट लाइन से, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेच्ड कोस्ट लाइन है इसकी, लाइक 6000 किलोमीटर्स की इसकी कोस्ट लाइन है, और इसलिए इसकी जो कोस्ट है वो बहुत इंटेंडेड है सम स्टेट्स में, लाइक बहुत ज़्यादा है, लाइक केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लगून्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है।
लगून्स और लेक्स क्या है, वो सर्व करते हैं एज अ सरफेस वाटर रिसोर्सेज। सरफेस वाटर रिसोर्स एक तरह से सर्व करते हैं हमें। और ऑल्दो क्वालिटी ऑफ वाटर थोड़ी सी ब्रैकिश इन नेचर है, इतनी अच्छी नहीं है, बट दीज आर यूज्ड फॉर फिशिंग, इरिगेशन ऑफ पैडी क्रॉप्स, राइस वगैरह वगैरह, और कोकोनट। मतलब चाहे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पर इस ये हम फिशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, पैडी क्रॉप्स के, कोकोनट के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड इज वाटर रिक्वायरमेंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। सो वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, उस बारे में बात है बेसिकली। तो इंडिया बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जहाँ पे हमें नियरली 2/3 इसका टोटल पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे। तो बेसिकली 2/3 ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जितने भी रहते हैं यहाँ पे, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं। और इंक्रीज द एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें अपनी इरिगेशन के रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो सबसे मेन सोर्स है, दैट इज वाटर। ठीक है, सिंस एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मानसून सिस्टम, मतलब वाटर पे डिपेंडेंट है, और वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है, मानसून से मिल रहा है, तो टोटली ये मानसून पे डिपेंडेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द कंट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अनइवन है। कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, कहीं पे बहुत बारिश आ रही है, वहाँ पे फ्लड्स आने हैं, कुछ है कहीं पे मॉडरेट है। अब इस इरैटिक और अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम की वजह से, मॉनसून की वजह से कई रीजन्स पे स्वेयर ड्रॉट आ जाते हैं, कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, कई नॉर्मल रह रहे हैं। ठीक है, और ये ईयर आफ्टर ईयर चेंज हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हो रही है। यस, अब इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए, एक तो ड्रॉट कंडीशन की जो प्रॉब्लम है उससे टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉट और फ्लड से सबसे पहले सप्लाई ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, हमें पॉलिसी ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। मतलब वाटर को एफिशिएंटली हमें सप्लाई करना पड़ेगा, कि इस तरह से करेंगे कि वो वेस्ट बिल्कुल ना हो। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस से जैसे तरीकों से उन्होंने अडॉप्ट किया है उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी, अब ये एक पॉलिसी है, अ पॉलिसी ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट जो दी थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस पॉलिसी के अंदर ये एम्फसाइज करता है कि मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। मतलब ये बताता है कि मैक्सिमम कितनी एक्सप्लॉयट हो रही है, हमारा एग्जिस्टिंग वाटर कितना एक्सप्लॉयट हो रहा है, हमारी कंट्री कितना पोटेंशियल रखती है कि कितना हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम किया तो ड्रॉट्स आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मेनली फ्रॉम द वेरियस रिवर्स, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स से हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इरिगेशन। और मेन पर्पस क्या है इसका, मेनी अदर्स लाइक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हम वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रोजेक्ट है जो कि एक डैम को कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है पेरिनियल रिवर्स के ऊपर। पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं, जैसे हमने आगे भी बात की थी, जो पूरा साल फिल्ड विद वाटर रहती हैं, लाइक गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, वैसे रिवर्स, हिमालयन रिवर्स जो बेसिकली हैं। अब इसमें क्या है कि उनके ऊपर डैम्स बनाया जाता है, और इसका एम क्या है कि वो इफेक्टिवली वाटर को यूज़ कर पाए, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे कि इफेक्टिवली यूज़ होगा, वाटर वेस्ट नहीं होगा, पॉल्यूट नहीं होगा। जैसे फ्लड कंट्रोल हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ हो सकता है, वो इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है, नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, कैनाल्स के लिए यूज़ हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, और कौन से हैं हमारे पास, 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल डैम आपने सुना होगा। नंबर 2 इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन। नंबर 3 इज
हीराकुंड डैम, और लास्ट में हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाखड़ा नंगल डैम वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है और इसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस, ठीक है। मतलब सतलुज और इंडस की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बना हुआ है और इसका पर्पस है टू सप्लाई वाटर टू सरहिंद एंड वेस्टर्न यमुना कैनाल, और फ्लड कंट्रोल भी करता है इन द रिवर ऑफ सतलुज। अब ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है वो दामोदर रिवर के ऊपर बना हुआ है, एंड बेसिकली इसका मेन पर्पस है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फ्लड्स। साथ ही साथ रिवर दामोदर को रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है। सो बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग फ्लड्स आती हैं, इसलिए ये हम यहाँ पे एक डैम बनाया गया, कॉर्पोरेशन बनाएगी ताकि ये फ्लड्स को प्रिवेंट किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में 4 डैम्स हैं, तिलाया, कुनर, मैथॉन एंड पंचेत हिल। 4 हमारे पास डैम्स हैं ऑन द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। इनका सारा मेन पर्पस क्या है? फ्लड्स को प्रिवेंट करना और वाटर को सप्लाई करना फॉर इरिगेशन। अब आ जाते हैं हीराकुद डैम के बारे में। वो सबसे बड़ा डैम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है जो रिवर महानदी पे बना है, और इसे हम महानदी वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव है वाटर फ्लो को रेगुलेट करना। जब फ्लड्स के टाइम पे वाटर फ्लो को रेगुलेट करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं जो फोर्थ है इम्पॉर्टेंट मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि यूज की जा रहे हैं फॉर इरिगेशन पर्पसेस। सबसे पहला आ जाएगा रिहंद प्रोजेक्ट ऑन रिहंद रिवर, ठीक है। और रिहंद क्या है? एक सन रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सेकंड है तुर्गभद्रा प्रोजेक्ट ऑन तुर्गभद्रा रिवर, और ये आपको मिलेगी कर्नाटका में। थर्ड है चंबल प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर, और वो आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। फिर आ गया कोसी प्रोजेक्ट ऑन कोसी रिवर, दैट इज इन बिहार। नगर जुन्नासागर डैम, मानसरी डैम है एक, जो कि है कृष्णा रिवर पे एट नगर जुना सागर, और इसका जो बॉर्डर है वो नगरलोंदा डिस्ट्रिक्ट पे लगता है, तेलंगाना स्टेट की, और साथ ही साथ लगेगा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट पे आंध्र प्रदेश स्टेट की, ठीक है। तो 2 स्टेट्स के लगता है। देन नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है जो नर्मदा वैली के ऊपर है और रिवर नर्मदा के ऊपर है, और मध्य प्रदेश में इसे हम सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ओके, थर्ड इज इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इंडिया इन इंडिया। इरिगेशन हमारे इंडिया में इम्पोर्टेंट क्यों है? सो बेसिकली इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और मोर देन हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, इसलिए इरिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। The country has a long, almost spanning entire year growing season. मतलब लंबे मतलब पूरा साल ही कुछ ना कुछ ग्रो होता है, तो ग्रोइंग सीजन है यहाँ पे। इफ वाटर फॉर द क्रॉप इज इंश्योर्ड, अगर वाटर पर्टिकुलर अमाउंट में मिलता रहे तो पूरा साल ही यहाँ पे खेती हो सकती है हमारे इंडिया में। देन दस वाटर इज द ओनली मीन्स, इसीलिए वाटर एक वो ही मीन है जो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, ठीक है। थ्रू विच फुल पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी रियलाइज। मतलब वाटर होगा तो हम फुल्ली उसको एक्चुअली उसे रियलाइज कर पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे। ऑल्दो जो वाटर है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। हम ये पूरा साल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एफिशिएंट यूज जो है वो अवेलेबल कर देता है वाटर रिसोर्सेस को, और यही एक अकेली की है फॉर द एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देन अगर हम बात करें
जब भी और जहाँ भी वाटर अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे नेचुरल कॉज से रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। और एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे अगर नहीं होती तो आर्टिफिशियली हम ह्यूमन एफर्ट की वजह से वहाँ पे इरिगेशन करवा देते हैं। और इरिगेशन की डिफाइन आ जाती है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मेजर्स such as canals, wells, tubewells, lakes from the existing natural sources of water like rivers, tanks, ponds and underground water। मतलब यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा अभी तक पीछे वो सारा कुछ दिया हुआ है कि इरिगेशन एक प्रोसेस है जिससे आप आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करते हो टू द क्रॉप्स, और आर्टिफिशियली के नाम दिए हुए हैं अब, लाइक केनाल्स हो गए, वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स है, हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर है, रिवर्स हैं, टैंक्स है, पॉन्ड्स है, बस वो सारा कुछ दिया हुआ है। अब नीड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया का एक प्रॉपर अगर पर्टिकुलर आंसर लिखना है तो वो भी आपकी बुक में एज इट दिया हुआ है। इंडिया एक्सपेंसेस अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली इरेटिक, अनरिलायबल, इरेगुलर रेनफॉल होती है, अनसर्टेन, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होती है, ठीक है। अब the variations of Indian climate make irrigation indispensable for sustained agriculture development। मतलब जो मतलब इराटिक है, अनइवन है, सब कुछ है, तो इससे और पूरा साल नहीं हो रही है, इससे इरिगेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती है। इसलिए हमें इरिगेशन करने की जरूरत पड़ रही है बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ठीक है। अब द फॉलोइंग रीजन्स जस्टिफाई द नीड ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस। मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियली क्यों नीड की, तो रीजंस दिए हुए हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले अनइवन एंड अनसर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड इज साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो रिस्पॉन्सिबल है 90% ऑफ रेनफॉल इन इंडिया के लिए, और ये अपनी डेट तक कई बार फेल हो जाता है कि अगर एस्टिमेटेड डेट इतनी है तो ये उतनी डेट पे नहीं आ पाता, आगे जाता है, पीछे हो जाता है, तो फिर फेल हो जाता है कई बार, इसलिए। और ये या तो जल्दी आ जाता है या डिले हो जाता है अपने शेड्यूल अराइवल से, लेकिन हर एक क्रॉप को उसके एक पर्टिकुलर टाइम पे वाटर की ज़रूरत है, इसलिए आर्टिफिशियल इरिगेशन की जाती है, ठीक है। अब थर्ड रीजन है दैट देयर आर लार्ज वेरिएशन इन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। मतलब रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत वेरिएशन, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, कहीं पे बहुत कम रेनफॉल है, इसलिए। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी कर रही है प्लेस टू प्लेस। लाइक विल्स्ट एरियाज अगर हम बात करें मेघालय की, वहाँ पे 1000 सेंटीमीटर की रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल आती है। अब वहाँ पे पार्ट्स हैं लाइक थार डेजर्ट, राजस्थान, जहाँ पे भी लेस रेनफॉल है, लाइक 25 सेंटीमीटर से भी लेस रेनफॉल है ईयर में। तो रेनफॉल जो है वो वेरी बहुत कर रही है, दैट इज वन ऑफ द मेन कॉजेज। फिर फोर्थ रीजन है दैट द रेनफॉल इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम जून टू सितंबर। मतलब रेनफॉल जो है वो जून से सितंबर के बीच में ही रिस्ट्रिक्टेड है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में रेनफॉल बाद में होती है, विंटर्स में भी रेन हो जाती है, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर प्रैक्टिकली ड्राई रहता है हमारी पूरी कंट्री, ठीक है। फिफ्थ रीजन आ जाता है कि 30% कल्टिवेटेड एरिया ही रेनफॉल रिसीव कर पाता है एनुअल अबव 100 सेंटीमीटर, बाकी 40% लेस देन 75 सेंटीमीटर करते हैं एनुअल रेनफॉल। और दीज एरियाज ऐसे एरियाज में क्रॉप बिना पानी के नहीं ग्रो कर सकता, ठीक है, तो इसलिए इरिगेशन जरूरी है। देन सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर, लाइक अगर हम राबी की बात करें तो वो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए उनको, बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है विंटर्स में रेनफॉल नहीं होती, इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल सप्लाई चाहिए। अब रेनफॉल
ड्यूरिंग 4 months इन टोरेंशियल, 4 महीने टोरेंशियल रेनफॉल होती है, जिससे बहुत कम टाइम मिलता है सॉइल को कि वो एब्जॉर्ब कर पाए वाटर। ठीक है, इसलिए सरफेस वाटर ना बहुत वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे कंपनसेट करते हैं बाय इरिगेशन। ठीक है, सेवन्थ रीजन आ जाता है, एट्थ रीजन, यस एट्थ रीजन ये है कि कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जैसे राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, चिलीज हो गई, इन्हें नॉर्मल से ज़्यादा पानी चाहिए और इसलिए उन्हें इरिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। देन आ जाएंगे कि सप्लाई ऑफ वाटर से क्या होगा, प्रॉपर इरिगेशन से सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट कैन ग्रो वेल और हैव 2 ग्रोइंग सीजन इन ईयर, मतलब एक की जगह वो 2 बार साल में उग सकते हैं, इसलिए वाटर की सप्लाई प्रॉपर इरिगेशन होनी चाहिए। लास्ट एंड 10th रीजन ये है कि एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ती ही जा रही है, ये लीड कर जाती है डिमांड ऑफ मोर फूड को और मोर इंटेंसिव एग्रीकल्चर को, और वो एग्रीकल्चर को होने के लिए हमें वाटर चाहिए जो कि इरिगेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इरिगेशन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले द सॉइल्स ऑफ इंडो गैग्नेटिक प्लेन, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, मतलब जो सॉइल है ना इंडो गैग्नेटिक प्लेन की, मैंने आपको पहले भी बताया वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है, एलुवियम मिलता है, तो वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है पूरे वर्ल्ड की, बहुत सॉफ्ट है, जेंटल स्लोप्स है उसके, इसलिए यहाँ पे जॉब ऑफ डिगिंग कैनाल्स वेल्स बहुत इजी है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, डीप क्ले इन द सब सॉइल, वहाँ पे डीप क्ले है सब सॉइल में, और एक्ट एज करती है रिजर्वॉयर फॉर स्ट्रॉन्ग रेन वाटर, जैसे ज़्यादा रेन वाटर आता है तो उसकी जो डीप क्ले है वो सब सॉइल में वो एक्ट करती है एज अ रिजर्वॉयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, राइट। देन आ गया, डज द गुड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर अवेलेबल फॉर, दैट इज वाई कि यहाँ पे क्योंकि वो रिजर्वॉयर एक्ट करेगी तो वहाँ पे गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, इरिगेशन होगी फॉर द क्रॉप्स ऑफ सीजन, मतलब जब हमारे रेंज नहीं आ रही तब उस टाइम पे क्या कहते हैं हमारे पास गुड क्वांटिटी में वाटर है, और इट इज अ बून फॉर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स बोथ। Then next is perennial snow-fed rivers of the plains. पेरिनियल स्नो फेड्स मतलब जो सारा दिन सारा साल चलती हैं। स्नो फेड है मतलब स्नो से स्टार्ट हो रही है, तो इन रीजन्स में प्लेन्स में रिवर्स में जो प्लेन्स है उनके आसपास वो रेगुलर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन बन सकते हैं, और यहाँ पे द फ्लो ऑफ वाटर जो है वो चेंज करता है सीजन के हिसाब से। ठीक है, अब पेनिनसुलर इंडिया में अगर बात करें तो हार्ड रॉक्स है जो कि डिफिकल्ट हो जाती है डिग करने के लिए, और जो रिवर्स है वो भी सीजनल है, सिर्फ रेनी सीजन में वो वर्क करती हैं, और हेंस यहाँ पे टैंक इरिगेशन ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब आ गया मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब इसमें हम हर एक इरिगेशन का टाइप पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, फिर उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दैट इज कैनाल इरिगेशन, सेकंड वी विल बी रीडिंग टैंक इरिगेशन, और देन थर्ड आई गेस ओके देन टू आर दीज, थर्ड इज वेल्स, तो वेल्स, देन वेल्स के आगे टॉपिक्स हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमने जो कवर करनी है, और अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। सो कैनाल इरिगेशन की बात की जाए तो जहाँ तक कैनाल इरिगेशन की बात है, कैनाल इरिगेशन अमाउंट्स 40% ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इन द कंट्री, मतलब 40% हमारी कंट्री में जो एरिया है वो इरिगेशन किस तरीके से हो रही है, कैनाल इरिगेशन से हो रही है, और इस टाइप की इरिगेशन जो है वो मोर प्रेवलेंट है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, कंट्री में,
जहाँ पे हमारे पेरिनियल रिवर्स हैं, इंडोगैग्नेटिक प्लेन्स है और फ्लैट टेरेन है, प्लेन एरिया है। अब इसलिए कैनाल इरिगेशन के लिए हमें कैनाल स्टिक करने पड़ेंगे और उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले लो लेवल रिलीफ विद डीप फर्टाइल सॉइल, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए और लो लेवल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हाई लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर, मतलब सारा साल ही वाटर वहाँ पे फ्लो होना चाहिए, जो कि हमें स्नोफेड रिवर से मिल जाता है, पेरिनियल रिवर से मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो वाटर है वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है फील्ड्स में ड्यूरिंग ड्राई सीजन बाय द मीन्स ऑफ कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब कैनाल्स इरिगेशन दो तरीके की आ रही हैं, इंडोनेशियन कैनाल्स, इंडनडेशियन कैनाल्स एंड नंबर 2 इज पेरिनियल कैनाल्स। अब इसमें दो तरीके की क्यों है, लेट्स टॉक अबाउट इट। जो इंडनडेशियन कैनाल्स हैं, दैट इज टेकन आउट फ्रॉम द रिवर्स, वो सीधा रिवर से निकाले गए हैं विदाउट एनी रेगुलेटर सिस्टम। यहाँ पे कोई रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ, लाइक कोई वायर्स नहीं है, कोई बैरेजेस नहीं है, कुछ नहीं है। और वो हेड कहाँ से कर रहा है, फ्लो ऑफ रिवर से, रिवर से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये बेसिकली वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे लो कोर्स है रिवर का, ताकि वाटर लेवल को रेज किया जा सके रिवर में, और ये इरिगेट लोअर रीजन्स को इरिगेट करने में हेल्प करता है। देन कैनाल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर व्हेन दे आर इन फ्लड एंड देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब ये कैनाल्स तब लिए जाते हैं रिवर से जब वो फ्लडिंग कंडीशंस में वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर हो। हैंस दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेन्स ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, इसलिए ये सीजनली डिपेंड करते हैं कि रेनफॉल आएगी तो वो वहाँ से वाटर लिया जाएगा। ऑन द लोअर लेवल रीजन्स कैन बी इरीगेटेड बाय फ्लड्स, मतलब ये जो लोअर लेवल रीजन्स है वो इरीगेट कर सकते हैं हम यहाँ पे फ्लड्स के थ्रू, ठीक है। सबसाइड द लेवल ऑफ वाटर फॉल्स बिलो द लेवल ऑफ कैनाल हेड, जब वाटर का लेवल नीचे हो जाता है कैनाल हेड से, तो वहाँ पे कैनाल को निकाल दिया जाता है फ्रॉम रिवर सतलुज, क्योंकि वहाँ पे प्रोन टू फ्लड्स हैं रेनी सीजन में। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले तो ये इजी है और चीपली बिल्ड हो जाते हैं। नंबर 2 की वो फ्लड्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में, दैट कि अनसर्टन है यहाँ पे वाटर सप्लाई। नंबर 2 इसकी ये कैनाल सिर्फ फ्लड रीजन्स में, फ्लड सीजन्स में काम करेगा। और तीसरा ये है कि इससे सिर्फ और सिर्फ लो लैंड एरिया से इरिगेट हो पाते हैं, हाई लैंड एरिया जैसे इरिगेट नहीं हो पा रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड कैनाल पे, दैट इज पेरिनियल कैनाल। अब यहाँ पे जो ये कैनाल है ये यूजफुल है पूरा साल, क्योंकि ये वाटर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द पेरिनियल रिवर्स, आर्टिफिशियली लेक से, बैरेजेस से कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे लेक्स बैरेजेस कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं अक्रॉस द रिवर। देन इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले ये थ्रू आउट द ईयर सर्व करते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे एरियाज में लेस है या अनसर्टेन है, रेनफॉल है वो इंक्रीज हो चुकी है, मतलब कई जगह पे जहाँ पे लेस एग्रीकल्चर था बिकॉज ऑफ अनसर्टेन रेनफॉल, वहाँ पे ये ग्रो एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। नंबर 2 इसका एडवांटेज है कि ये वाटर सप्लाई करते हैं इवन ड्यूरिंग द हॉट ड्राई सीजन, जब हमारी रेनफॉल नहीं हो रही है, मतलब दैट इज ऑल अराउंड द ईयर, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाएगा हमारा यहाँ पे, दैट प्रॉब्लम ऑफ salt effervescence during to the over flooding of fields which makes the soil unsustainable for the farming. बेसिकली यहाँ पे इन वाटर में सॉल्ट मिल सकता है और सॉइल एफर्वेसेंस होती है ड्यूरिंग फ्लडिंग रीजन्स, तो जब फील्ड्स फ्लड हो जाती हैं तो कई बारी जो सॉइल है वो अनसूटेबल हो जाती है फॉर फार्मिंग। नंबर 2 आपका आ गया कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो सारा टाइम ही अनलाइंड, जब हमारे डैम कैनाल्स होंगे तो वाटर सोक नहीं कर पाएगा एडजॉइनिंग एरिया, ठीक है, टर्निंग देम इनटू स्वैम्स, जो कि स्वैम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर
वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ टू सेव द ओवर फ्लडिंग इट इज नेसेसरी टू लाइन द कैनाल्स विद ब्रिक्स एंड मोटर। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ओवर फ्लडिंग को स्टॉप करने के लिए हमें लाइन करना चाहिए कैनाल्स को ब्रिक्स के साथ, मोटर के साथ, अलॉन्ग विद इम्बैंकमेंट्स। ठीक है, और ये जो ये तीन चीजें ये एक्सपेंसिव है, इसलिए ये कैनाल्स हम प्रॉपरली कई बार नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाते। अब आ गया irrigation by canals is more suitable in northern India as compared to south due to the following reasons। अब ऐसा क्यों है कि जो कैनाल इरिगेशन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है इन नॉर्दर्न इंडिया देन सदर्न इंडिया। तो इसके लिए रीज़न कुछ दिए हुए हैं कि सबसे पहले जो रिवर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की वो है पेरिनियल, मतलब सारा टाइम उस पर वाटर है, तो स्नोफेड है, जबकि जो सदर्न इंडिया की रिवर्स हैं वो हैं सीजनल, तो वहाँ पे सारा साल वाटर नहीं होता। नंबर 2 इज कि सरफेस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस इज फ्लैट एंड सॉफ्ट। जो नॉर्दर्न प्लेट्स का सरफेस है वो काफ़ी फ्लैट है, सॉफ्ट है, और इसलिए हम वहाँ पे इजीली डिग करके कैनाल्स बना सकते हैं, जो कि साउथ में नहीं हो पाता क्योंकि वो रॉकी है और डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे डिगिंग करना। थर्ड इज डिमांड फॉर इरिगेशन। जो इरिगेशन की डिमांड है वो ज़्यादा है इन नॉर्दर्न पार्ट, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर रीजन ज़्यादा है, जहाँ पे एरेबल लैंड है, हाईएस्ट है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज से। ठीक है, अब यहाँ पे कैनाल्स के नेम दिए हुए हैं, प्लीज़ रीड इट फ्रॉम द बुक, बिकॉज अगर मैं वो भी बताने लगी तो वीडियो की लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, देन टैंक इरिगेशन, दैट इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन। टैंक इरिगेशन यूजफुल है वहाँ पे जहाँ पे वाटर सप्लाई डिपेंड करता है रेनफॉल के हिसाब से, दैट आर सीजनल रिवर्स पे यूजफुल है। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज ऑफ नेचुरल डिप्रेशन बाय बिल्डिंग अर्दन इम्पैक्टमेंट्स। मतलब जहाँ पे नेचुरली डिप्रेशंस हैं, लो कहीं पे खड्डे हैं, वहाँ पे हम टैंक्स बिल्ड कर देते हैं ताकि वाटर वहाँ पे स्टोर हो सके, कलेक्ट हो सके। और मैंसरी वॉल्स टू कलेक्ट वाटर, दिस इज यूज इन द ड्राई सीजन। यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट होता है वो ड्राई सीजन में हम यूज कर लेते हैं। अब इंडिया में 12% ऑफ टोटल इरिगेशन जो है वो टैंक इरिगेशन है। ठीक है, और टैंक्स आर मोस्टली इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया वो पार्ट है जहाँ पे सीजनल रिवर्स हैं। ठीक है, वेयर अंडरलाइंग रॉक्स डू नॉट अलाउ द वाटर टू सीप थ्रू। मतलब जहाँ पे रॉक्स जो है अंदर वाली वो वाटर को अंदर नहीं जाने देती है, अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं करती है, बेसिकली दैट रीजन। अब कंडीशंस क्या है टू बिल्ड टैंक्स की कंडीशंस क्या है? सबसे पहले जो है मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज अनइवन विद मोस्ट मैनी नेचुरल डिप्रेशंस, जहाँ पे टैंक्स बन सकते हैं। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है ना वो अनइवन एरिया है और वहाँ पे बहुत सारे नेचुरली डिप्रेशंस हैं जहाँ पे टैंक्स को हम बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2 इज डेक्कन प्लेटू कंसिस्ट ऑफ अंडरलाइन हार्ड रॉक्स विच आर इम्पेरियस और नॉन पोरस। ठीक है, जो डेक्कन प्लेटू का रीजन है वहाँ पे हार्ड अंडरलाइंग रॉक्स है जहाँ से वाटर पर्कुलेट नहीं करता, परमिएट नहीं करता इनटू द सॉइल एंड ऑल दैट, जिससे वाटर नीचे नहीं जाता तो वाटर टैंक्स में कलेक्ट हो जाता है। देन पेनिनसुलर इंडिया मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पे और इसलिए टैंक्स कलेक्ट करते हैं वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन और फिर वाटर टेबल को रेज करने में हेल्प करते हैं। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं टैंक इरिगेशन के? सबसे पहले प्रेवलेंट है डेक्कन प्लेटू के रीजन में जहाँ पे वाटर कलेक्ट होके बाद में यूज़ किया जाता है इन द हॉट ड्राई सीजन फॉर इरिगेशन। देन टैंक इरिगेशन जो है वो चीपर है बाकी किसी भी तरीके की इरिगेशन से, क्योंकि वहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट कर रहे हैं हम, रेनफॉल नेचुरली कलेक्ट हो रहा है पिट्स में, डिप्रेशंस में, उसकी इतनी कॉस्टिंग नहीं है। ठीक है, और इजीली ये सारे डिप्रेशंस पेनिनसुलर इंडिया में अवेलेबल है। देन इट इज़ कि जैसे ही वाटर जो है वो कलेक्ट होता है वो यूज़ हम कर लेते हैं ड्राई सीजन में, जिससे वाटर टेबल सराउंडिंग रीजन्स का यूज़ हो जाता है। देन
यहाँ पे डिफिकल्ट होता है कैनाल्स को बिल्ड करना, ठीक है, लैगून प्लेट्यू में, क्योंकि वहाँ पे लार्ज कवर एरिया है और ये इजीली बिल्ड as they cover a large area and can be built in the deltic region where earth's tank occupy less area, ठीक है। तो जो हमारे कैनाल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, लेकिन जो टैंक्स है वो बहुत छोटा एरिया कवर करते हैं और इजीली बनाए जा सकते हैं, ठीक है। Then the tank water is used for domestic purposes in villages as well, जो like घर के कामों के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। Then it is in the absence of perennial rivers, canals, tanks provide a source of water during the dry season, भी पानी हमें मिलता रहता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं टैंक के इरिगेशन के? 3 मेन डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले कि टैंक्स जो है वो शैलो है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है ड्यू टू इवेपोरेशन। नंबर 2 इज कि टैंक्स जो है वो नॉन पेरिनियल है और वो समर में ड्राई अप हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करते हैं और दे बिकम कॉस्टली इन कंपैरिजन टू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। देन टैंक्स जो है वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूज़ करते हैं जो कि हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते थे। नाउ एरियाज जहाँ पे आपको टैंक इरिगेशन मिलेगी दैट इज़ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, और जो कि स्टेट्स अगर हम बात करें दूसरी तो वहाँ पे ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र में आपको टैंक इरिगेशन इजीली मिलेगी। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में आपको टैंक इरिगेशन देखने को मिल सकती है। देन नंबर 3 इज वेल्स। वेल्स की बात करी जाए तो 40% ऑफ इरिगेटेड एरिया इंडिया में वेल्स से है, राइट। तो और ये बहुत पुराना मेथड है वाटर को सप्लाई करने का। अब जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो बस इतना ही है कि वाटर टेबल जो है हाई होना चाहिए और ग्राउंड पे जो रॉक्स हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए जस्ट। और थर्ड जो लास्ट कंडीशन है दैट इज कि वेल्स जो है वो सूटेबल होने चाहिए टू डिग अलोंग द रिवर्स। रिवर्स के पास हम वेल्स को डिग करेंगे, ठीक है। अब 2 तरह की वेल्स हैं, सरफेस वेल्स हैं और ट्यूब वेल्स हैं। सरफेस वेल यहाँ जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी वेल्स। तो इंडिया में एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जैसे हम बात कर रहे हैं शुरू से ही, तो इरिगेशन जो है मोस्ट इजीली असेसेबल है, ठीक है, सिस्टम से बाय फार्मर्स। तो ये क्या है, इट इज़ वेरी चीप टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। तो वेल्स जो है वो बहुत चीप है और इन्हें मेंटेन करने का, कंस्ट्रक्ट करने का और मेंटेन करने का इतना खर्चा नहीं आता है और कोई भी इंसान इसे अंडरटेक कर सकता है, ठीक है। सरफेस वेल्स जो है वो अनलाइंड भी हो सकते हैं, लाइंड भी हो सकते हैं। और अनलाइंड वेल्स जो हैं उन्हें हम कच्चा वेल्स भी कहते हैं, सच एज वेल्स जो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते हैं जहाँ पे वाटर टेबल हाई है और ये ब्रिक्स से लाइंड नहीं होते या सीमेंट से लाइंड नहीं होते और ये चीपर है एक तो डिग करने के लिए और एसेंशली हम इसे यूज़ कर लेते हैं इरिगेशन के लिए। जो कि लाइन वेल्स हैं उन्हें हम पक्का वेल्स भी कहते हैं और वो सीमेंट और ब्रिक्स से लाइंड भी होते हैं और मोस्टली कवर्ड होते हैं और इससे हम सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हम इससे पानी जो इनमें होता है वो हम पी भी सकते हैं। एज वेल एज सप्लाई ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घर के कामों के लिए भी आपको वाटर मिल सकता है और इरिगेशन भी हो जाती है। अब यहाँ पे सच वेल्स आर पेरिनियल, मतलब सारा साल आपको मिलने जाएंगे एंड डग इन द एरियाज वेयर वाटर टेबल इज हाई, जहाँ पे वाटर टेबल जो है हाई है और ग्राउंड इज सॉफ्ट रॉक, ताकि वहाँ पे डिगिंग इजीली फैसिलिटेट हो सके। अब दिस कवर, यहाँ पे जो कवर मिलेगा वो प्रिवेंट कर देता है वाटर लॉस को बाय इवेपोरेशन। नंबर 2 इज कि जो हमारे लाइन वाले हैं वो एक्सपेंसिव है टू डिग। नंबर लास्ट इज कि देयर आर वेरियस मेथड्स जिससे हम एम्प्लॉयड सप्लाई है, जिससे जो एम्प्लॉय किया जा सकता है टू सप्लाई वाटर फ्रॉम द वेल। तो मोस्ट कॉमन जो मेथड्स हैं दैट इज पर्शियन वेल या रेहात।
तो इसमें क्या हो, एंड इट इज़ वर्क बाय बुलक्स एंड बफेलोज, बफेलोज और बुलक्स इसमें वर्क करते हैं। डेजर्ट रीजन्स में जहाँ पे कैनल इज यूज्ड, अदर मेथड्स इन यूज आर मोहोल, पिकोल एंड डेनकली। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे मेथड्स के नाम। एडवांटेजेस वेल इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा कि सिंपलेस्ट और चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, अगर हम बात करें इस चीज़ की, और ये पुअर इंडियन फार्मर भी इसे इजीली अफोर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है इसकी वेल इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, एंड ये यूज़ किया जा सकता है नेसेसिटी अराइजेस में भी। कैनाल इरिगेशन जो है, अगर हम कैनाल इरिगेशन की बात करें, कंट्रोल की जाती हैं बाय एजेंसीज, और कोई भी अपनी मर्जी से उसको यूज़ नहीं कर सकता। देयर इज़ अ लिमिट टू एक्सटेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन, मतलब कैनाल इरिगेशन कब तक यूज़ करनी है उसका लिमिट है, लेकिन वेल कैन बी डग्ड एट कन्वीनियंट प्लेस, कहाँ पे, कहाँ कहीं भी कन्वीनियंट प्लेस पे आप इसको डिग कर सकते हो। सेवरल केमिकल्स लाइक नाइट्रेट क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट क्लोराइड सल्फेट, वो वेल वाटर में मिक्स किए जा सकते हैं, जिससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब तक वो वेल वाटर कहाँ पे पहुँचता है, एग्रीकल्चर फील्ड से। फार्मर को पे रेगुलरली करना पड़ता है फॉर कैनाल इरिगेशन, लेकिन वेल इरिगेशन में फार्मर्स को पे नहीं करना पड़ता है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ सरफेस वेल की बात करें तो सबसे पहले मेन जो डिसएडवांटेज है कि वो इतने डीप नहीं है, सो हो सकता है कि वो समर्स में ड्राई हो जाए। नंबर 2 इज़ कि वो थोड़े ही एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ कि कभी कभी वो ब्रैकिश है, ब्रैकिश मतलब सॉल्टी वाटर है वहाँ पे, और जो कि सूटेबल नहीं है फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, कई बार होता है, नॉट ऑलवेज, ठीक। चीफ एरियाज जहाँ पे आपको वेल इरिगेशन देखने को मिल सकती है, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, और मोस्टली स्टेट्स में लाइक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार। वेस्ट बंगाल में भी मिल सकता है, गुजरात में भी मिल सकती है ये चीज़ें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, यहाँ पे आपको वेल इरिगेशन देखने को मिल सकती है। नंबर 2 इज ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वॉज मेड अवेलेबल फॉर ट्यूब वेल्स, ओके सॉरी, या इरिगेशन बाय ट्यूब वेल्स हैज डन सिंस 1930, जो कि कंस्ट्रक्ट किया था सर विलियम स्टैम्प ने गंगा पे, यमुना पे, डोब फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेड, इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई फॉर ट्यूबवेल्स, और दे उसकी वजह से वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गई। सबसे पहले ट्यूबवेल एक बोरवेल है जो कि बहुत डीपली डग की जाती है इन द ग्राउंड बाय यूजिंग अ ड्रिलिंग मशीन। नंबर 2 इज कि वाटर जो है वो पंप किया जाता है मैनुअली वहाँ से, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी की यूज से भी हम उसे वाटर को पंप कर सकते हैं। नंबर 3 इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब वेल्स जो है वो सफिशियंट ग्राउंड वाटर सप्लाई करती है, और चीप इलेक्ट्रिक पावर जो है वहाँ पे एसेंशियल है, ठीक है। कंडीशन एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो एसेंशियल हैं। सबसे पहले वाटर सप्लाई, वाटर टेबल शुड बी हाई, और पेरिनियल वाटर सप्लाई होना चाहिए वहाँ पे। द ग्राउंड शुड बी सॉफ्ट, लाइक प्रेफरेबली अगर हम एलुवियल सॉइल लें तो ज़्यादा अच्छा है, और ताकि जो डिगिंग है, डिगिंग का प्रोसेस, डीप डिगिंग करनी है तो उसका प्रोसेस ईजी हो जाए। एरिया मस्ट गेट एडुक्वेट रेनफॉल, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पे रेनफॉल होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो रीप्लेनिश कर पाए। देन इट इज़ चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अवेलेबल, ताकि वाटर हम उससे ड्रॉ कर पाएँ पंप की हेल्प से, इलेक्ट्रिक पंप की हेल्प से। और जो क्लाइमेट है वो एरियाज का इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है तो वाटर लेवल अफेक्ट हो सकता है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ट्यूबवेल की है वो ऊपर जा सकती है, अदरवाइज इट्स चीप वे। अब ट्यूबवेल्स की एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले बहुत यूजफुल है जब ड्रॉट कंडीशंस में,
क्योंकि सरफेस वेल्स तब ड्राई हो जाते हैं। नंबर 2 इज 1/5 ऑफ टोटल इरिगेशन एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन, मतलब 1/5 ऑफ टोटल इरिगेशन एरिया जो है वो ट्यूबवेल इरिगेशन से हो रहा है। एंड देन दे कैन इरिगेट लार्जर एरियाज एज वेल, जबकि सरफेस वेल स्मॉलर एरियाज को इरिगेट करने में हेल्पफुल है। लाइक 400 हेक्टेयर्स तक वो इरिगेट कर सकती है सरफेस वेल से कंपेरेटिवली, ठीक है। दे ऑक्यूपाई लेस एरिया, सरफेस वेल एरिया ज़्यादा कवर करते हैं, और जो हमारी ये ट्यूबवेल्स हैं वो किसी तरह का पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती। नाउ ट्यूबवेल्स के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो चाहे ये इरिगेट कर सकता है ज़्यादा एरिया को लाइक नॉर्मल वेल से, बट ट्यूबवेल जो है वो इरिगेट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एरिया में ही, लिमिटेड एरिया में ही कवर कर सकता है, जो कि लेस एरिया है देन इरिगेटेड बाय कैनाल्स। सरफेस वेल से ज़्यादा है पर कैनाल से कम है, ठीक है। फार्मर हैज़ टू स्पेंड मनी रेगुलरली ऑन योर डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों पे रेगुलरली वाटर मनी स्पेंड करनी पड़ेगी। और इरिगेशन कई एरियाज के लिए फिट नहीं होती क्योंकि कई बार ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर भी मिल सकता है, ठीक है। अ ट्यूबवेल कैन ड्रॉ मच लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी में वाटर मिल सकता है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल लो हो जाता है, और लार्ज स्केल डिप्लीशन जो ग्राउंड वाटर की है वो टेक प्लेस करती है। ऐसे में जो ग्राउंड वाटर है अगर वो ऑलरेडी चला जाएगा तो सेवरल एरियाज लाइक पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे जो राइस कल्चर है या लार्ज क्वांटिटीज़ में हमें एग्रीकल्चर प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं वो बहुत कम सालों के लिए ही रह जाएंगी, उसके बाद वो डिप्लीट होने शुरू हो जाएंगी। अब अगर कोई ड्रॉट आता है तो जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, रिक्वायर्ड लेवल से भी लो हो जाएगा, और वो अवेलेबल नहीं होगा जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। देन एरियाज़ की बात करें तो ट्यूबवेल्स जो हैं वो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, यहाँ सब एरियाज़ में आपको मिल जाएंगे। अब आ गया मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये हमारा लास्ट फ्यू टॉपिक्स हैं, लाइक मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा रह जाएगा नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हमें कैसे कंजर्वेशन करनी है, क्या क्या कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की है हमें गवर्नमेंट ने, और हमें क्या करनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, rainwater harvesting techniques in different states, or the national water policy. So I hope this video has already been really long. So ये हम कल कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सारे पॉइंट्स छोटा ही है तो हम जल्दी कवर कर लेंगे, बट आई थॉट कि हम इसे वन शॉट वीडियो रखते, लेकिन चैप्टर का थोड़ा लेंथी होने की वजह से आई डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स। बट मेक श्योर यू लर्न वेल, जितना समझ आया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज ask me in the comment section. Please share this video with one of your friends, subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next one. Bye bye and thanks for watching.